हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए गिवन अनदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी से। इसके ये तीन तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो हुआ, इसका मतलब कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हो जाएगा हमारा नया सैम्पल स्पेस। और बी के होते हुए जो ए के होने की चांसेस हैं वो रिप्रेजेंट होंगे हमारे नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये हो जाएगा नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी। और इसको हम फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे हम वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर दो इवेंट हैं ए और बी, और अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो यहाँ पे हमारा नया जो सैम्पल स्पेस है वो ये पूरा का पूरा बी हो चुका है क्योंकि वो हुआ है। और ए गिवन बी मतलब कि अकरेंस ऑफ ए, ये वाला पोर्शन सिर्फ रह गया, ए में ये वाला पोर्शन भी आता है क्योंकि। तो इस तरह से जो हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन सी। ये भी हम यहाँ पे वेन डायग्राम से सिंपल वे में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब गिवन सी इवेंट हो चुका है तो सी जो है ये हमारा नया सैम्पल स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे ए यूनियन बी गिवन सी, इसको हम तीन पार्ट में तोड़ लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला पार्ट, प्लस बी गिवन सी यानी कि ये वाला पार्ट, और माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये 2 बार आ रहा था। तो इस तरह से हम इसको जब लिखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ सी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, अभी हमने देखा था। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई इवेंट है और उसका हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यानी कि चांसेस ऑफ नॉट अकरिंग ए गिवन बी एज अकर्ड, ये हो जाएगा 1 माइनस ए गिवन बी। अगला हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब कि चांसेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जब बी हो चुका है तब ए के होने के क्या चांसेस हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मिलता है। इसी तरह से हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इवेंट ए हो चुका हो और उसके बाद अकरेंस ऑफ बी गिवन ए हैज़ अकर्ड, तो ये हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू पी ए। तो एक्चुअली में ये दोनों इक्वल ही होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 इवेंट थे, अगर हमारे पास 3 इवेंट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी हो जाएगा। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 4 कार्ड हैं जो कि हमने ड्रॉ किए हैं एक 52 प्लेइंग कार्ड के डेक से, और हमने कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 आर ऑफ ब्लैक कलर। तो इवेंट 1 हमारा हो गया फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, सिमिलरली इवेंट 2 हो गया सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, इवेंट 3 थर्ड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, और इवेंट 4 फोर्थ कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो जाएगा 26/52, क्योंकि 52 कार्ड है उसमें से 26 ब्लैक 26 रेड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 मतलब कि पहला ब्लैक कार्ड हम निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास बस 25 ब्लैक कार्ड बचे हैं और 51 टोटल नंबर ऑफ कार्ड बचेंगे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2 बोथ हैव अकर्ड, ये हो जाएगा 24/50, क्योंकि 2 ब्लैक कार्ड जा चुके हैं, तो 26 - 2 और 52 - 2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन E1 एंड E2 एंड E3 हैव अकर्ड, ये हो जाएगा 23/49। और अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 और वो हमारा हो जाएगा इन चारों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 2 or more than 2 events are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one doesn't affect the probability of occurrence or non-occurrence of other। यानी कि एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए को बी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसलिए वो सेम रह गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो अभी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑल्सो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो फिर ए और बी डैश, ए डैश और बी और ए डैश और बी डैश ये सब भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो भी इंडिपेंडेंट होंगे किसी भी पेयर में लिए जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। सपोज ये हमारा टोटल सैम्पल स्पेस है और इसको हम इस तरह के इवेंट्स में ब्रेक कर देते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN, जहाँ पर कि ये आपस में सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 0 रहेगा, किसी का भी कोई भी दो का आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, मतलब एक होगा तो दूसरा पक्का है कि नहीं होगा, इनमें से सिर्फ एक ही होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव मतलब ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 ऐसे ही अप टू यूनियन AN, ये सब का जो सम होगा ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। सैम्पल स्पेस के बाहर कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे जो इवेंट्स होंगे इनके सेट को हम कहते हैं सैम्पल, ये पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस, जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब हम देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर ये A1 A2 A3 AN ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस S और कोई भी एक इवेंट है A इस सैम्पल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A2 एंड इसी तरह से अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AN। मतलब कि अगर हमें इस तरह के पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस में फाइंड आउट करना है किसी एक इवेंट के होने की चांसेस, तो उसके लिए ये जो हमारा इवेंट है A, सबसे पहले यहाँ पे हम इस पार्ट को देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1। मतलब कि अगर A1 होता है तो यहाँ पे A1 जो है वो हो जाएगा हमारा सैम्पल स्पेस और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1, ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ A एंड A1, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 और उसको यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से। तो ये जो इवेंट A है ये A1 के साथ उसका इंटरसेक्शन हो गया, सिमिलरली ये हो गया A2 के साथ उसका इंटरसेक्शन, ये हो गया A3 के साथ इंटरसेक्शन और इसी तरह से सारे मिलेंगे। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A और उसी को हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से। इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AI, I इक्वल टू 1 to N, यानी कि I के सारे वैल्यूज़ के लिए हमने इसका सम फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। A box contains 20 coins. The probability that there are exactly 3 defective coins is 0.3 and probability that there are exactly 4 defective coins is 0.6 and probability that there is no defective coin is 0.1. If a coin is drawn from the box at random, what is the probability that it is defective? तो यहाँ पे 3 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, A1, A2 और A3। A1 का मतलब एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव कॉइन, A2 का मतलब एग्जैक्टली 4 डिफेक्टिव कॉइन और A3 का मतलब नो डिफेक्टिव कॉइन, और इनकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.6 और 0.1 है। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी कि ये पूरे सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए ये जो है, और इनमें से कोई एक ही हो सकता है, इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई दो एक साथ पॉसिबल हो। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारा जो इवेंट ए है वो है कि कॉइन जो हमने ड्रॉ किया रैंडमली वो डिफेक्टिव होता है।
तो अगर इवेंट A1 है, मतलब कि एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव कॉइन है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन A2, ये हो जाएगा 4/20, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफेक्टिव कॉइन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A3, ये हो जाएगा हमारा 0। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो वो 3 केसेस में टूट जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू ए गिवन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू ए गिवन A3। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए हमें मिल जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, बेज थ्योरम। बेज थ्योरम जो भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस वाले केस में ही एप्लीकेबल है। बेज थ्योरम बेसिकली कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट AI गिवन A हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AI डिवाइडेड बाई समेशन j इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ AJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AJ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा हुआ, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AI, और ये जो हुआ ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AJ, j इक्वल टू 1 to n के लिए। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अभी हमने देखा था कि ये जो है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A। तो यहाँ पे हम एक बेसिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AI, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन A, जो कि होगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन AI, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल टू, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, और फिर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ A को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये बेज थ्योरम और कुछ नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला का ही रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI जो है उसको हम कहते हैं प्रायरी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन A इसको हम कहते हैं पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस AI। मतलब कि इनिशियली एक इवेंट AI के होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो थी PAI, और जब हमें पता है कि एक दूसरा इवेंट A हो चुका है तब उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है PAI गिवन A। तो बेज थ्योरम बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट को अपडेट कर देता है बेस्ड ऑन अकरेंस ऑफ न्यू इवेंट्स। इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये इवेंट है AI जिसके होने की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करनी है, गिवन A हो चुका है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, ये हो जाएगा हमारा टोटल सैंपल स्पेस, और ये जो हमारा AI गिवन A, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो वहाँ से भी हम देखेंगे तो ये भी सेम आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड AI डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स n coins of unknown value. A coin is drawn at random and is found to be a 1 rupee coin. What is the probability that the box contains exactly k 1 rupee coins? Assume that there is at least one 1 rupee coin. मतलब कि n coins हैं जिनकी की वैल्यू हमको नहीं पता, हर coin की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हमने एक इवेंट हो चुका है, एक कॉइन को ड्रॉ किया गया था रैंडमली जो कि 1 रुपी कॉइन फाइंड आउट मतलब पता चला था हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली के 1 रुपी कॉइन्स हैं इस बॉक्स में, और यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम एक 1 रुपी कॉइन तो होगा ही। तो हम इवेंट्स देख लेते हैं। A1 हो गया कि देयर इज एग्जैक्टली 1 रुपी कॉइन, A2 2 1 रुपी कॉइन, A3 एग्जैक्टली 3 1 रुपी कॉइन, ऐसे ही AN तक जाएगा जहाँ पर कि एग्जैक्टली n 1 रुपी कॉइन्स होंगे। अब यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN ये सब जो है ये पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक ही पॉसिबल है और दो सब मिलके आपस में सैम्पल स्पेस को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो और एक और चीज़ है कि जब ये सब कंप्लीट कर रहे हैं तो इन सब का जो समेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI I इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1, क्योंकि ये सब मिलके सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 100% ही होना चाहिए, 100% ऑफ द केसेस कवर हो जाएंगे क्योंकि, और इन सब के होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने कॉइन हैं एग्जैक्टली।
तो इन सब के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x इंटू एन, क्योंकि ये सब इक्वल है, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे ये 1/n है इन सब के होने की प्रोबेबिलिटी। ऑल्सो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन AI, मतलब कि अगर i नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो वहाँ पे हम जब कॉइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा 1 रुपये कॉइन होगा, वो हो जाएगा i/n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं n और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होगा हमारे i, तो ये हो गया i/n। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के गिवन ए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली के 1 रुपये कॉइन्स गिवन अ कॉइन ड्रॉन इज अ 1 रुपये कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए के ये हो गया हमारा 1/n मल्टीप्लाइड बाई ए गिवन ए के, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा k/n और डिवाइडेड बाई समेशन जो है j इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए जे 1/n इंटू j/n। तो ये आपस में हो गए कैंसिल आउट, ये हो जाएगा k डिवाइड बाई समेशन ऑफ j और j इक्वल टू 1 से लेके n तक है, मतलब समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 2k/n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनिशियली सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल थी, a1 a2 a3 अप टू an, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल थी 1/n। लेकिन जब हमारा एक इवेंट हो चुका है a, जहाँ पर कि हमने कॉइन को ड्रॉ किया और वो एक 1 रुपये कॉइन था, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए के ये अब k पे डिपेंड करेगी, मतलब कि यहाँ पे k के साथ ये प्रोबेबिलिटी वेरी करने लग जाएगी। k अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2/n इंटू n प्लस 1, 2 है तो ये हो जाएगा 4/n इंटू n प्लस 1, इस तरह से। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है वो अपडेट हो गई है। अभी कभी भी अगर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो कोई कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है या बेस थ्योरम का है, तो उसको इस तरह के एक वेन डायग्राम को ड्रॉ करके देखा जा सकता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्या हमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है या फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट फाइंड आउट करनी है, गिवन कि ये इवेंट हो चुका है। तो ऐसे करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।